ये जो आक्रामक होना और ये आपने आपने गुस्से की बात की कि किन वजहों से नहीं, होता है, लेकिन अंजना वो फायदेमंद हुआ या नहीं, आक्रामक इंसान तब होता है जब उसकी बिलीफ्स को चुनौती दी जाए। आपने संसद में मुझे आक्रामक होते हुए कब कब देखा? द्रौपदी मुर्मू जी जब राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थीं, उन पर जिस प्रकार से बहुत ही दकियानूसी, उनको अपमानित करने वाले जो शब्द कहे गए, उसके विरोध में मैंने अपना गुस्सा व्यक्त किया। मैं अपने देश के राष्ट्रपति के डिफेंस में एक आक्रामक स्वरूप में लोगों को दिखाई दी। जब आपने भारत तेरे टुकड़े हों के नारों के खिलाफ मेरा वक्तव्य सुना संसद में, मेरा आक्रोशित होना स्वाभाविक था। आप मेरे देश को गाली देंगे तो मैं चुपचाप बैठकर तमाशा नहीं देखूंगी। क्या अग्रेसिव होना लाभदायक है या नुकसान देता है एक औरत के लिए, मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे लिए ज़्यादा नुकसानदायक ये है कि जिस चीज़ में मैं बिलीफ रखती हूँ उसके लिए आवाज़ ना उठाऊं। पर प्रोमो से लाइन आते हुए तकलीफ में किसने साथ दिया? तकलीफ में जो राजनीति देख चुका है, जो मीडिया देख चुका है, अगर वो तकलीफ में किसी के साथ की उम्मीद करता है तो वो बेवकूफ़ है। तो सास भी कभी बहू थी में आपकी वापसी पर तो पूरा एक सेगमेंट हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन मैं पॉलिटिक्स पर, चूंकि हम लोग अभी देश के सबसे पावरफुल कॉरिडोर में इस वक्त मौजूद हैं स्मृति जी, आप एचआरडी मिनिस्टर, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर, बाल कल्याण, महिला और बाल कल्याण मंत्रालय सब आपने संभाला है। एनसीईआरटी की किताबों को लेकर बहुत चर्चा है, आपके वक्त भी कई विवाद हुए थे, लेकिन मुगलों में अकबर को क्रूर शासक बताना विपक्ष को लग रहा है कि ये मुस्लिमों के खिलाफ बीजेपी सरकार का एजेंडा है। जो करिकुलम बनाते हैं एनसीईआरटी का, आपने इसमें उल्लेख किया, उनके पास पॉलिसी बनने के बाद ये उनके तत्वाधान में है कि वो लोग एक्सपर्ट्स को लेके करिकुलम बनाए। अकबर का क्या इतिहास रहा, वो आप अगर खंडों में सिर्फ उस विषय को प्रेषित करना चाहें जिसमें वाहवाही हो और कुछ कड़वी सच्चाइयाँ ना उसमें सम्मिलित की जाएं, तो ये इतिहास की तौहीन होगी। आप चाहते हैं कि हमारे देश में बच्चे हों या युवा पीढ़ी हो, वो इतिहास का हर पहलू जाने और उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। करिकुलम कैन नॉट बी डिवॉइड ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट्स। You cannot in some way embellish curriculum for your own political taste. तो मुझे लगता है कि जो एक्सपर्ट्स हैं, मैं तो करिकुलम, हाँ, आरोप ये लगाते हैं कि बीजेपी का एजेंडा एनसीईआरटी की किताब में भगवाकरण हो रहा है शिक्षा का। आप कहीं गीता श्लोक करवाना चाहते हैं? मैंने लास्ट जब चेक किया तो मुगल शासक किसी भी राजनीतिक दल के ना तो मेंबर हैं, ना तो वो किसी भी राजनीतिक दल के राजनीतिक प्रतीक हैं। तो जो बीत गया सो बात गई, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन जो बीत गया वो अगर कुछ पृष्ठों में आए तो उस सच से लोगों को, उस हकीकत से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। बाकी मैं हिस्टोरियन नहीं हूँ, जिन हिस्टोरियंस ने इसको लिखा है निश्चित रूप से वो एविडेंस्ड पोजीशन है, और अगर एविडेंस पोजीशन है तो वो हिस्टोरियंस इतना दमखम रखते हैं कि वो अपनी इस पोजीशन को डिफेंड करेंगे। बिहार में जो इलेक्टोरल रोल रिविजन हो रहा है, इसमें दो आरोप लग रहे हैं। एक आरोप ये लग रहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी सरकार का राइट हैंड बन गया। ये चुनाव आयोग की तौहीन है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर एसआईआर में आप हिंदुओं को सम्मिलित नहीं करते तो आपके ऊपर पक्षपात का आरोप लग सकता है। एसआईआर में अगर आप संवैधानिक मर्यादाओं को ताक पर रखते तो आप पे आरोप मढ़ना जायज़ था, लेकिन यहाँ पर आप आरोप किसी राजनीतिक दल पर नहीं कर रहे हैं। इनका अटैक कंसिस्टेंटली चुनाव आयोग पर रहा है, जो अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी भी है और जिसमें इतनी कॉन्स्टिट्यूशनल क्षमता है कि वो अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट के सम्मुख या देश के सम्मुख रख सके। इस पर सुप्रीम कोर्ट अपनी टिप्पणी दे चुकी है, तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर टिप्पणी करना कहाँ तक उचित है? वो तो एविडेंस के आधार पर करते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट पे तोहमत लगाएं, चुनाव आयोग पर तोहमत लगाएं, ये कहाँ तक वाजिब है? पर अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर वो कह रहे हैं कि आप मुस्लिम्स को देश में टारगेट कर रहे हैं। आप अगर रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं देश में तो आप खोजिए, उनको निकालिए, लेकिन ये काम चुनाव आयोग का तो है नहीं। अवैध घुसपैठी के किसी भी धर्म से विशेष उल्लेख तो सरकार नहीं करती। सरकार कहती है अवैध घुसपैठी। अब आप बताइए कहाँ तक उचित है कि आप जो खालिस हिंदुस्तानी हैं उसका पक्ष नहीं ले रहे, आप घुसपैठी से अपनी संवेदनशीलता व्यक्त कर रहे हैं। इस देश में साधारण नागरिक मेहनत करता है, जद्दोजहद करता है पूरे दिन,
अपनी मेहनत के पैसे से टैक्स भरता है ताकि देश के निवासियों को, रहवासियों को, जो लीगल रेजिडेंट्स हैं, उनको कोई ना कोई सुविधा मिले, सड़क बने, बिजली मिले, पानी स्वच्छ आए, गरीब को घर मिले, गरीब को राशन मिले। ये एक साधारण हिंदुस्तानी के साथ धोखा नहीं है। चुनाव आयोग क्यों करेगा? ये काम तो गृह मंत्रालय को करना चाहिए। अगर बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, आप देखिए, ऐसा है, आप कहते हैं कि भाई चुनाव में अगर रोल रिवीजन है वो गृह मंत्रालय करेगा, फिर आप कहते हैं देखा गृह मंत्रालय फला फला कर रहा है। तो ये चिट भी मेरी पट भी मेरी पॉलिटिक्स है। जिसका जो काम है वो संस्थान, वो व्यवस्था वो काम कर रही है। पर अब तो पार्लियामेंट सेशन शुरू हो रहा है, वो उसको सबसे बड़ा इशू बना रहे हैं। मतलब पूरा पार्लियामेंट में पता चलेगा कि सरकार किस प्रकार से अपने पक्ष को डिफेंड कर रही है। पर इलेक्टोरल रोल को आप मैनिपुलेट कर रहे हैं बीजेपी के फायदे के लिए। मैंने कहा ना कि आप हिंदुओं को इससे बर्खास्त कर रहे हैं, कि आप हिंदुओं पर ऐसा लागू नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है। हिंदुओं में क्या अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग कंडीशंस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्रिश्चियंस के खिलाफ कर रहे हैं क्या, ऐसा नहीं है। पारसियों को उससे बाहर रख रहे हैं क्या, ऐसा नहीं है। जैन धर्म, ईसाई धर्म के लोगों को बाहर रख रहे हैं क्या, नहीं। सारे धर्म, जाति, वर्ग के नागरिकों पर ये लागू है। तो पक्षपात कहाँ है? आप कितनी भाषाएं बोलती हैं? मुझे 6 या 7 तो मुझे पता है कि ठीक ठाक बोल लेती हूँ। ठीक ठाक ना, 6-7। महाराष्ट्र में जो अभी भाषा को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद हुआ जी, ये आज की खबर तो है नहीं, बहुत दिनों से ये चल रहा है। और मतलब शिवसेना का एक वक्त पर बहुत राज ठाकरे बहुत अग्रेसिवली इस विषय को उठाते हैं कि भाषा का जो विवाद है इस देश में, हिंदी बनाम मराठी, हिंदी बनाम दक्षिण की जो तमाम भाषाएं हैं, अब इनका कहना है कि बीजेपी एक साजिश रच रही है, हिंदी को हर जगह एनफोर्स करना चाहती है। मेरा परिवार भिन्न भिन्न प्रदेशों से है, लेकिन मैं हिंदी में वार्ता कर रही हूँ। क्या ये हमारी मजबूरी है? मेरा ये मानना है कि भारत सरकार निश्चित रूप से और मेरा राजनीतिक दल ये जानता है कि कब लोग भाषा को अपनी प्रादेशिक पॉलिटिकल ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल करता है। तो भारत सरकार में इतनी क्षमता है कि वो इस विषय पर अपनी टिप्पणी रखें। नागरिक होने के नाते या भाजपाई होने के नाते मैं क्या कह सकती हूँ, मेरी पार्टी भिन्न प्रांतों, भिन्न धर्मों, भिन्न भाषाओं के लोगों की पार्टी है। हमने आज तक ये कभी नहीं सोचा कि पार्टी के जो मुखिया हैं या जो प्रधानमंत्री हैं वो गुजराती हैं, लेकिन बनारस से सांसद, काशी से सांसद हैं। तो अगर आप ये कहते हैं कि वो गुजराती बोलना सब पे थोप रहे हैं, तब मैं समझती। पर मराठी तो ऐसा मानते हैं कि आपको महाराष्ट्र में रहना है, मुंबई में रहना है, तो हम 16,000 अलग अलग डायलेक्ट्स में बात करते हैं। आपको शायद झारखंड की वो डायलॉग ना आती हो जो दुमका में इस्तेमाल होती है, आपको शायद सीमांचल की डायलेक्ट ना आती हो, आपको शायद भोजपुरी ना आती हो, आपको बांग्ला नहीं आती हो। तो क्या आप का स्तर एज अ सिटीज़न कम हो जाता है? क्या आपके अधिकार कम हो जाते हैं? किसी भी चर्चा का ना समाधान हो सकता है, ना हिंसा किसी भी विषय को पुख्ता करता है या बल देता है। तो अगर हमें ये लगता है कि हिंसक स्वरूप अपनाने से आप किसी को मजबूर कर सकते हैं, तो आप साधारण हिंदुस्तानी की फितरत को नहीं समझते। तो आपकी पार्टी का स्टैंड है क्या? आप हिंदी मुझे लगता है कि मेरी पार्टी ने सभी भाषाओं का सम्मान करने की बात कही है। आप देखिए, मेरे पार्टी के अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश से हैं, लेकिन वो हिंदी में संवाद करते हैं। लेकिन मल्लिका भाभी, उनकी धर्मपत्नी वो बंगाल से उनका नाता है। तो मैं नड्डा जी के साथ कई बार, हम लोग कहते हैं जमाई बाबू, तो मैं बांग्ला में भी नड्डा जी से बात करती हूँ। लेकिन मान लीजिए अगर मैं BL संतोष जी जो हमारे संगठन मंत्री हैं उनसे बात करना चाहूँ, तो मुझे नहीं, मेरी माता जी को कन्नड़ा आती है। तो कई बार मेरी माता जी घर में अगर नहीं चाहती कि बच्चे कुछ समझें तो वो तेलुगु में बात करने लगती हैं, क्योंकि उनको आती है। लेकिन कहीं भी हमारे अपने परिवार में किसी को, अब मैंने पारसी परिवार में शादी की, तो गुजराती मेरी मूल भाषा नहीं थी, लेकिन मैंने शादी के बाद वो मुझे आई, मैं बोलना शुरू कर दिया मैंने उसमें। लेकिन कभी परिवार में, समाज में ये विवश नहीं किया गया किसी को कि आपको यही भाषा बोलनी है। सबसे ज़्यादा चर्चा स्मृति जी होगी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। बीजेपी के नेता के तौर पर 3 सवाल वो पूछ रहे हैं कि पहलगांव में ये आतंकी हमला अगर हुआ तो क्या ये सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक नहीं है? ऑपरेशन सिंदूर को अचानक क्या ट्रंप के कहने पर रोका गया? और तीसरा, आतंकवाद को लेकर क्या हमें जितना विश्व से समर्थन मिलना चाहिए था
जिन देशों से प्रधानमंत्री के बहुत अच्छे रिश्ते हैं, अनेकों देश हैं जिन्होंने सर्वोच्च नागरिक सम्मान उन्हें दिया है, उनमें से कितने खुलकर हमारे साथ खड़े हुए? 3 प्रश्न। क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, इसलिए हर भाजपाई को भी ये ताकीद की जाती है और कि सरकार जब अपना पक्ष रखेगी संसद में, तत्पश्चात आप उस पक्ष को लेकर संवाद का विषय बनाएं, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ राष्ट्रीय स्वाभिमान अभिमान का मुद्दा है। तो मेरा ये मानना है कि सरकार जो अभी पार्लियामेंट में बोलने वाली है उस पर आप ख़ास तवज्जो दें। जहाँ तक कि अरे अकेले खड़े हैं आतंकवाद से घिरे हुए भारतीय, मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री चाहे विश्व के किसी भी भूभाग में गए हैं, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आप मुझे मेडल ले रहे हैं तो मेरा राष्ट्र आपके अधीन रहेगा। प्रधानमंत्री ने कभी नहीं कहा अरे आप मुझे गले लगा रहे हैं तो मेरा राष्ट्र आपके अधीन रहेगा। प्रधानमंत्री ने कभी ये नहीं कहा कि भाई आप मुझे टेबल पर एक कुर्सी देकर जगह दे रहे हैं संवाद के लिए, तो आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। ऐसा नहीं कहा प्रधानमंत्री ने। हमने जब प्रधानमंत्री मोदी की केंद्रीय इस पृष्ठभूमि में यात्रा शुरू होते 2014 में देखी, आपको याद दिला दूँ, तब हम फ्रैजाइल 5 कहलाए जाते थे। तो कई लोग थे जो जानते थे कि हम कमज़ोर हैं और उनकी खुशी का इजहार इसीलिए होता था क्योंकि उन्हें लगता था कि ठीक है, भारत अपनी बुलंदियों तक पहुंचने की क्षमता नहीं दिखा रहा, जूझ रहा है, कहीं ना कहीं करप्शन से जूझ रहा है, कहीं ना कहीं ब्रोकन सिस्टम से जूझ रहा है। धीरे धीरे चलते चलते चाहे कितने भी मेडल पाए हों, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था क्यों ना बने, नंबर 4 पर पहुंच गए। अब जो नंबर 1, 2, 3 पर हैं वो थोड़ी ना सडनली आपको भाईचारे की नज़र से देखेंगे। जैसे जैसे आपकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्षमता बढ़ेगी, जैसे जैसे आपके सितारे बुलंद होंगे, जैसे जैसे आपकी अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी, जैसे जैसे आप आँख से आँख मिलाकर बात करना शुरू करेंगे, वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि आप धीरे 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 अपने विषय पर तटस्थ अकेले ही खड़े। ज्वलंत राजनीतिक मुद्दों पर मेरा आखिरी सवाल है, जिसके बाद क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग सास भी कभी बहू थी का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये कमबैक क्या है, और क्या राहुल गांधी पर आजकल कम अग्रेसिव हो गई हैं, आक्रामक? नहीं, मेरे पास वो दायित्व नहीं है, पहले मेरे पास दायित्व था। पर डिफेंडिंग चैंपियन तो आप ही हैं बेटी, कि आपने 19 में गांधी परिवार का बैस्टियन छीना। हाँ, लेकिन 24 में गांधी परिवार ने मुझसे लड़ने से इनकार कर दिया ना। तो जब मैदान जंग में वो उतरे नहीं तो मैं क्या बोलूँ, पीछे पीछे थोड़ी ना भाग सकती। जिन्होंने राजनीतिक इतिहास पढ़ा है, अमेठी जीतने वाली कभी सीट थी नहीं। अमेठी से कई दिग्गज लड़े और हारे, शरद यादव हारे, मैंने कहा गांधी खुद हारी जो गांधी परिवार से थी। वो गांधी परिवार ने उस सीट को चुना ही इसलिए क्योंकि उसका सामाजिक समीकरण ऐसा था कि जो वोट पड़े वो सिर्फ उस परिवार को पड़े। तो कोई भी इंटेलिजेंट राजनेता जहाँ पे हार निश्चित है ऐसी सीट नहीं चुनता। अगर उसको वो दी गई सीट तो पार्टी के दायित्व के स्वरूप में उसको स्वीकारना पड़ता है। और अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी वाली सिचुएशन 19 में आपने देखी, क्योंकि 14 से 19 तक, 14 में मैं हारी थी लेकिन 14 से 19 तक मैंने काम बहुत किया और कहीं ना कहीं लोगों में दया भाव था कि इतना काम किया है दीदी ने, इनको एक मौका देते हैं, जो उन्होंने दिया। मैं आपसे मिली थी जब अमेठी के लिए आपका नाम बोला गया था और आपने कहा कि मुझे चुनते भी ऐसी सीट के लिए हैं, बट ठीक है चैलेंज लेती हूँ। 14 से 19 तक, लेकिन 25 आते आते आपको क्या लगता है अमेठी में ऐसा क्या हुआ? आप कह रही हैं कि राहुल गांधी अगर लड़ते तो आप उनको हरा देती। नहीं बिल्कुल, इसलिए तो वो लड़े नहीं। मेरा ऐसा मानना है कि 2004 में भी जब मैं लड़ी तब हारी थी। अब सोचिए अगर 2004 में जीत जाती तो आज ये वाली स्मृति ईरानी आपके साथ बैठी हुई थी। और 25 होते होते तो आपने घर बना लिया वहाँ पे, आपके घर में गई थी। हाँ, आप लोगों के बीच में रहती थी। क्या हुआ? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं नालायक होती और लोग कहते इसने काम नहीं किया तो मुझे ज़्यादा दुख होता। आज चर्चा का या आपके सर पे जो शिकन देख रहे हो वो ये है, इससे काम बहुत किया, ये वहाँ रही भी, ये घर घर गांव गांव गली गली घूमी भी, इसने नाली तक साफ कराई, गांव में बिजली तक लगाए, 1 लाख घर बनाए, मेडिकल कॉलेज बनवाया, पहला 200 बेड का अस्पताल बनवाया, कलेक्टर का ऑफिस बनवाया, पुलिस लाइन बनवाई, जिताया क्यों नहीं? फिर फायर स्टेशन बनाया। क्योंकि काम और राजनीतिक समीकरण में फ़र्क होता है। ये जो पॉलिटिक्स में है वो इसे समझते हैं। राजनीति का राष्ट्रनीति से कोई लेना देना नहीं। मैं राष्ट्रनीति में सम्मिलित हूँ, आपने राजनीतिक परिणाम देखा। क्या अमेठी और
सरकार से बाहर निकलना एक बड़ी वजह रही कि आपने कहा कि पॉलिटिक्स तो मैं करती रहूंगी, लेकिन अब मुझे जो मेरा रूट्स था, जिससे मुझे पहचान मिली। निकली मैं शायद क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस को हरा चुकी हूँ, तो मुझे विशेष थोड़े बहुत तंज सहने पड़ेंगे। और क्योंकि टेलीविज़न में जा रही हूँ तो लोगों को लगता है अरे सास भी कभी बहू थी में आप मतलब फिर से टीवी पर आ रही हैं और इतना ड्रामेटिक बैकग्राउंड हमें मिल गया है तो मुझे लग रहा है कि इस पर एक सवाल हो ही जाना चाहिए कि क्यों लिया ये फैसला आपने, इसकी वजह क्या है? बहुत ही बचकाना जवाब होगा, मेरी मर्जी। अब उस मोड में आ गई है स्मृति ईरानी, मेरी मर्जी। मैं हमेशा से ऐसी थी। देखिए, लोगों के पास ज़िंदगी में चॉइस नहीं होती, मेरे पास है। तो आप ज़िंदगी को सूक्ष्म रूप से जीने की मेरी फितरत नहीं है कि आप अगर ज़िंदगी को सिर्फ एक पहलू से जिएं, एक नज़रिए से जिएं, तो वो क्या जीना हुआ। मैं राष्ट्रीय राजनीति में इसीलिए आई क्योंकि मुझे इस बात का एहसास था कि हमारे समाज में कई ऐसी चीज़ें हैं जिस पर लोगों का ध्यान आकृष्ट होना ज़रूरी है, चाहे वो पॉलिटिक्स के माध्यम से हो, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो। अगर आपने अपना ओहदा इतना बना लिया है कि आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करें, आप लोगों का प्रतिबिंब बने या आप लोगों की आवाज़ बने, तो कोई मूर्ख ही होगा जो ऐसे मौके को छोड़ेगा। पर ये पॉलिटिकल रिटायरमेंट नहीं है। कैसे 49 पे कौन रिटायर होता है? 49 पे तो लोगों का करियर शुरू भी नहीं होता। मैं तो 3 बार की सांसद रह चुकी, 5 विभागों की मंत्री रह चुकी, अभी तो लंबा। पर संसद में पहुंचने की हसरत तो फिर होगी। और अमेठी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि पार्टी कब कहाँ क्या करवट बदलेगी, क्या दायित्व देगी, ये मुझे नहीं पता। लेकिन इतना ज़रूर पता है कि कम से कम संसद के माध्यम से मैंने अपनी काबिलियत को स्थापित किया। आपको याद दिलाती हूँ, मैंने राजनीति 10 वर्ष तब भी की जब यूपीए की सरकार थी। बहुत सारे लोग मेरा फोटोग्राफ देखते हैं धरने उस पर। मैंने 10 साल धरनों वाली राजनीति भी की है, जेल की हवा भी काटी है। मैंने 10 साल जब मैं कैबिनेट मंत्री रही तो लोगों ने मुझे, अमेठी की आप बात करें, मैंने तब भी अमेठी में काम किया जब अखिलेश की सरकार थी, और मैंने अमेठी तब लड़ा जब यूपीए की सरकार थी। मतलब वो कहते हैं ना, मौत के कुएं में जाके सीधा छलांग मारना, मैं वो सब कर चुकी हूँ। गाड़ी चला चुके हैं आप मौत के कुएं में, अच्छे से बाहर आ चुकी हूँ। तो 29 में बीजेपी कहती है भाई तुम फिर अमेठी से लड़ो, आप लड़ना चाहेंगी ना अमेठी से? बीजेपी क्या कहेगी 29 में, या तो ना आप जानते ना मैं जानती हूँ। बीजेपी 29 में क्यों कहेगी? 26 में कुछ कह डाले तो, अच्छा 25 में कुछ कह डाले तो। बहुत चर्चा थी 25 की, एक सेकंड, कि दिल्ली में आप ग्रेटर कैलाश सीट से चुनाव लड़ रही हैं, बहुत मेरे बारे में देखिए, गली मोहल्ले का चुनाव हो, ऐसा कुछ ऑफर था क्या? नहीं, मेरा ये मानना है दिल्ली को लेकर बारे में परिचर्चाएं बहुत होती हैं। मेयर का चुनाव होगा तो भी मेरी बात आएगी, विधायक का चुनाव होगा तो भी मेरी बात आएगी, सांसद का चुनाव होगा तो भी हमारी, क्योंकि मैं स्मृति ईरानी हूँ। चलिए अब यहाँ से हम लोग कुछ और हिस्सों में चलते हैं, कुछ और सवाल जवाब होंगे। और स्मृति जी, आज आपको अपने घर जाकर हमारे दर्शकों को दिखाना होगा, क्योंकि हमेशा आप हर इंटरव्यू में कहती हैं कि मैंने बहुत मुश्किल परिस्थितियों में अपना जीवन बिताया। घर में अभी कोई रहता है तो बाहर से आप देख पाएंगे, हम अंदर तो जा नहीं पाएंगे।